Hi everyone, this is Akanksha. Welcome to my channel Best Study Corner and I hope you all are good. Guys, लास्ट क्लास में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को डिटेल में स्टडी किया था। आज हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट मीन्स वंशानुक्रम व वातावरण को स्टडी करेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम होता क्या है। ओके, हेरिडिटी हिंदी में हम बोलना चाहें तो वंशानुक्रम, आनुवंशिकता भी बोलते हैं। ओके, वंशानुक्रम। गाइस, आप सभी शायद इस टर्म से फैमिलियर होंगे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाना चाहती हूँ। जैसे जब कभी किसी बच्चे का बर्थ होता है तो अक्सर उसे बोला जाता है कि अपनी मम्मी जैसा दिख रहा है ना। कुछ लोग बोलते हैं ये अपने फादर जैसा है। कभी उसके बालों को, उसकी आंखों को कंपेयर किया जाता है। आप सभी के साथ भी होता होगा। कभी किसी ने आपको देखकर बोला होगा कि आप अपनी मदर के जैसे हो या अपनी फादर के जैसे हो। कभी कभी आपके नेचर को कंपेयर कर देते हैं लोग ना। तो ये क्या है कि हम कहीं ना कहीं अपने मदर या फादर की क्वालिटीज़ को एक्वायर करते हैं, है ना, मीन्स धारण किए हुए हैं। तो अगर आनुवंशिकता को हम समझना चाहें या वंशानुक्रम को, तो हम बोल सकते हैं कि माता पिता के गुणों का संतान में आना ही क्या है, हेरिडिटी है या वंशानुक्रम है। ओके, जो क्वालिटीज़ आपके मदर और फादर की हैं वो आप तक पहुंच रही हैं, है ना, तो वही क्या है, वंशानुक्रम है। ओके, तो चलिए अगर मैं इसे एक सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हम बोल सकते हैं कि माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुणों का संतानों में पहुंचना ही वंशानुक्रम है। या फिर वंशानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुण उनके संतानों तक पहुंचते हैं। ओके गाइस, सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझते चलेगा। पंजाब टेट 2011 में आपसे सिंपल यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण को क्या कहते हैं। सिंपल आंसर हो जाता हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो रुथ बेनेडिक्ट की है। रुथ बेनेडिक्ट, इन्होंने बोला कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। क्या बताया इन्होंने, वंशानुक्रम क्या है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण। ओके, मीन्स इन्होंने बोला है कि हेरिडिटी इज ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। चलिए मैं लिख देती हूँ इंग्लिश में भी। हेरिडिटी इज ट्रांसमिशन, फुल डेफिनेशन आप सेल्फ नोट कर लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो बी.एन. झा की है। बी.एन. झा, बी.एन. झा ने कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग means sum total of inborn individual traits. Sum total of inborn individual traits। ये किसने कहा है, बी.एन. झा ने। यूपी टेट 2016 में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आया था कि व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। 4 ऑप्शन दिए थे, आंसर क्या हो जाता, हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों ही डेफिनेशन से कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं आप पूरी डेफिनेशन एज इट इज़ याद कर लीजिए।
जैसे कि मैंने कीवर्ड नोट किए हैं, तो आप कीवर्ड को भी याद रखेंगे, तभी भी आप एग्जाम में आंसर पिक कर पाएंगे। ओके गाइज, अभी हमने समझा है कि वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं जन्मजात विशेषताएं या फिर इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स कौन सी होती हैं। इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जन्मजात विशेषताएं। तो चलिए हम समझ लेते हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ हाइट यानी लंबाई, ओके, तो ये एक इनबॉर्न ट्रेट है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉडी स्ट्रक्चर मीन्स शारीरिक संगठन जो होता है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं आई कलर यानी आंखों का रंग, स्किन कलर है ना, आपकी जो स्किन का कलर होता है, आप फेयर हैं डल हैं, वो भी कैसा है? इनबॉर्न एक ट्रेट है आपकी स्किन कलर। एंड देन इंटेलिजेंस, ओके, इंटेलिजेंस भी कैसी होती है? जेनेटिक होती है, जेनेटिक फैक्टर है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल बोलना चाहें तो हीमोफीलिया, नेक्स्ट वन हम बोल सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस, वर्ड अंधता, शायद आप सभी ने सुन रखी होगी, है ना। तो ये कुछ आनुवंशिक बीमारियां भी होती हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। ओके, कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात करें तो ये 3rd जनरेशन में जाती है। मीन्स अगर किसी के दादा दादी को है तो वो उसके पेरेंट्स को नहीं मिलेगी, अब उस बच्चे को मिलेगी। ओके, तो मतलब तीसरी पीढ़ी जो होती है उसमें जाती है, ट्रांसफर होता है इसका। तो ये क्या थी? कुछ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स थी, है ना, कुछ जन्मजात विशेषताएं हैं। अब ये जन्मजात विशेषताएं जो हैं ये हमें मिलती कैसे हैं, हम इन्हें एक्वायर कैसे करते हैं? मीन्स अगर पेरेंट्स से ये ट्रांसमिट हो रही हैं ऑफ स्प्रिंग में तो किसी मीडियम के थ्रू हो रही होंगी। तो चलिए हम उसको भी अब क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक, कुछ भी और क्वालिटीज आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ट्रेट्स ट्रांसमिट थ्रू किसके थ्रू ट्रांसमिट होती हैं? तो जीन्स और क्रोमोसोम्स। ओके, जीन्स और क्रोमोसोम्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होती हैं। मीन्स पेरेंट्स से बच्चे में किसके थ्रू आ रही है? तो जीन्स के द्वारा आ रही है या फिर क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों के द्वारा आती हैं। जीन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये फंक्शनल यूनिट होती है हेरिडिटी की। ओके, लिख देती हूँ मैं, फंक्शनल यूनिट। हिंदी में अगर हम बोलना चाहें तो कार्यात्मक इकाई या फिर बुनियादी इकाई भी बोल सकते हैं। ओके, बुनियादी इकाई, ठीक है। एंड गाइस ये डीएनए से मिलकर बने होते हैं। ओके, हम बोल सकते हैं एंड आर मेड ऑफ डीएनए। ओके, नेक्स्ट गाइस आता है क्रोमोसोम्स। अगर क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जीन्स से मिलकर बने होते हैं। मीन्स प्रत्येक क्रोमोसोम में कई सारे जीन्स होते हैं। ओके, तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं ईच क्रोमोसोम contains many genes, contains many genes। ओके, मीन्स कई सारे जीन्स से मिलकर क्या बन रहा है? क्रोमोसोम। गॉट इट? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
गाइज आई होप आपको जीन्स एंड क्रोमोसोम्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम देख लेते हैं ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ओके, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करें तो टोटल 23 पेयर होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव शरीर में पाए जाते हैं। 46 टोटल कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे यानी कि 46। ओके, ये जो 23 पेयर होते हैं मीन्स 23 जोड़े होते हैं, इनमें 22 पेयर जो होते हैं इनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। ऑटोसोम्स मतलब लड़का हो या लड़की हो सभी में ये समान रहते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, ऑटोसोम्स बोल रहे हैं। चलिए मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, गर्ल एंड बॉय। ओके, सभी में क्या रहते हैं, ये समान रहते हैं, सेम। लेकिन 23rd पेयर जो होता है इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि बेबी जो है वो गर्ल होगी और बॉय मीन्स बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी। अगर क्रोमोसोम जो है 23rd जो पेयर है वो एक्स होता है देन बेबी गर्ल होती है। ओके, लेकिन अगर ये पेयर XY होता है देन जो बेबी होगा वो बॉय होगा यानी लड़का होगा। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि XX एंड XY क्या है, तो चलिए मैं क्लियर कर देती हूँ। गाइज मदर एंड फादर सभी से 22 पेयर जो होते हैं ऑटोसोम्स जिसे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे XX गुणसूत्र ही आते हैं। मदर की अगर हम बात करें माँ की, तो उसके पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जबकि फादर के पास XY होते हैं। ओके, तो 22 जो होते हैं जोड़े वहाँ तो XX ही आ रहे हैं, मदर के पास से भी X आ रहा है और फादर के पास से भी X आ रहा है। बट जो 23वां जोड़ा होता है उसमें अगर मदर के पास से सपोज X गया, ओके, एंड फादर के पास से भी X गया, तो जो बच्चा होगा वो क्या हो गया, गर्ल यानी लड़की हो गई। ठीक, लेकिन सपोज मदर के पास से तो X आया एंड फादर के पास से ये Y चला गया, तो अब जो ये बेबी है ये कौन होगा, बॉय यानी कि ये लड़का होगा। ओके, तो डिटरमाइन कौन कर रहा है कि बेबी लड़की होगी या लड़का होगा, फादर कर रहा है, मदर नहीं, उसके पास हो तो X ही जाना है, पर फादर के पास से अगर X गए तो लड़की और Y गया तो लड़का। ओके, तो इसीलिए 23वें पेयर को या 23वें जोड़े को हम क्या बोल रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोल रहे हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। गाइज यूपी टेट में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मतलब जो फादर होता है उसका गुणसूत्र जो होता है XY, मदर के गुणसूत्र क्या होते हैं, मीन्स माँ के गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं। आपको 4 मतलब ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे कि XXX, XXY, सिंपल X और XX। देन आपको आंसर पिक क्या करना था, XX। तो आप इसे याद रखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके गाइज, अभी हमने समझा था कि सामान्यतः मनुष्यों में गुणसूत्र कितने होते थे, 46, है ना, मीन्स 23 जोड़े गुणसूत्र मनुष्यों में पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या 46 ना होकर 47 हो जाती है। ओके, तो उस कंडीशन को ट्राइसोमी बोला जाता है, ट्राइसोमी। फर्दर इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21। इस कंडीशन को डाउन सिंड्रोम बोला जाता है, डाउन सिंड्रोम। अब गाइज हम समझ लेते हैं कि इसको ट्राइसोमी 21 क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, डाउन सिंड्रोम जो है इसमें 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति हम बोल सकते हैं वो बन जाती है। ठीक है, तो जब 21वें यानी 21st जो क्रोमोसोम है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बनेगी, देन क्या होगा, डाउन सिंड्रोम। अगर आप ट्राइसोमी 21 करके याद रखेंगे कि ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम होती है, तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी बनने से क्या होता है, आपके माइंड में जस्ट क्लिक करेगा कि ट्राइसोमी 21 थी, डाउन सिंड्रोम, देन आप सिंपली आंसर पिक कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ
तो नेक्स्ट जो है वो है ट्राइसोमी 18। यहाँ क्या हो रहा है, 18वें यानी 18th जो क्रोमोसोम है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बन रही है। एंड जो सिंड्रोम का नाम होता है वो होता है एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। ओके, एंड नेक्स्ट बात करूँ तो ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 13 अगर 13वें गुणसूत्र की एक एक्स्ट्रा कॉपी बनती है देन जो प्रॉब्लम होती है वो कौन सी होती है, पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। ओके गाइस, डाउन सिंड्रोम से सीटेट में एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने आपको बाकी 2 भी करा दिए, जिससे अगर आपके एग्जाम में आए तो आप उसको सही पिक कर पाएँ। ओके, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति बनने से क्या होता है, तो आंसर क्या था, डाउन सिंड्रोम था। फर्दर अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए 18th का, देन एडवर्ड सिंड्रोम, एंड 13 देन पटाउ सिंड्रोम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। गाइज, हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे वो मैंने सभी आपके साथ डिस्कस किए। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ हेरिडिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी मीन्स आनुवंशिकता और वंशानुक्रम के सिद्धांत। ओके, चलिए तो हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर सिद्धांत की बात करें तो वो है बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, और हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म मीन्स बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। गाइज, ये जो सिद्धांत है ये बीजमैन द्वारा दिया गया था, बीजमैन। चलिए मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, बीजमैन इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, इन्होंने बताया कि मानव शरीर में 2 प्रकार के कोश होते हैं, ठीक है, और 2 टाइप्स ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी। ओके, फर्स्ट वन इज सोमैटिक सेल, इसे इन्होंने हिंदी में बोला दैहिक कोश, एंड सेकेंड वन इज जर्म सेल मीन्स उत्पादक कोश। ओके, तो सोमैटिक सेल जो है उन्होंने बोला कि दैहिक कोश जो होता है वो शरीर को संरचना प्रदान करने का कार्य करता है, जबकि उत्पादक कोश इन्होंने बोला है कि ये वंशागति के वाहक होते हैं, मीन्स जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनका हस्तांतरण माता पिता से बच्चों में उत्पादक कोश करते हैं, ऐसा बीजमैन ने बताया है। ओके, इन्होंने कहा है कि अगर मतलब इन्होंने बोला है कि बच्चा उतना ही पुराना होता है जितना कि उसके पूर्वज ना। इस चीज़ को क्लियर करती हूँ मैं कि मतलब अगर सपोज मम्मी पापा जो हैं वो कोई चेंज लेके आते हैं खुद में, तो वो चेंज बच्चे में नहीं जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि जो पूर्वजों के गुण हैं वही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। बीज कोशों पर इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो अपने आप में कोई परिवर्तन लेकर आती हैं। अगर जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि इन्होंने 20 पीढ़ियों तक चूहों की पूँछ काटी, ठीक है, लेकिन जो 21वीं पीढ़ी में चूहे आए तो वो पूँछ वाले ही आए, पूँछ कटे हुए नहीं। ऐसा नहीं था कि इन्होंने एक पीढ़ी के चूहे की पूँछ काट दी, फिर मतलब पूँछ वाला चूहा आ गया, फिर उन्होंने दोबारा से कट की, फिर तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे ही 20 पीढ़ियों तक ये यही काम करते रहे, पर फिर भी 21वीं पीढ़ी के जो चूहे थे वो पूँछ वाले ही पैदा हुए। तो इससे इन्होंने इस चीज़ को प्रूफ किया कि जर्म सेल जो होते हैं वो पूर्वजों की जो क्वालिटीज़ या ट्रेट्स होती हैं उनको ही ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, अगर बीच की पीढ़ियाँ खुद में कोई चेंज लेकर आती हैं तो उसका प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ता है, आने वाली पीढ़ी पर नहीं पड़ता। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट गाइस जो प्रिंसिपल है वो है गाल्टन का बायोमेट्री सिद्धांत। गाल्टन्स
बायोमेट्री थ्योरी। चलिए इधर लिख देती हूँ गाल्टन का बायोमेट्री सिद्धांत। ओके, तो गाल्टन का बायोमेट्रिक सिद्धांत क्या कहता है? इन्होंने बोला कि बच्चा जो है उसमें सिर्फ माता पिता के ही गुण नहीं आते हैं, ठीक है, बल्कि उसके पूर्वजों के गुण भी आते हैं। इन्होंने बताया था कि किसी भी बच्चे के अंदर 1/2 क्वालिटीज़ जो है, ट्रेट्स जो होती हैं, वो अपने पेरेंट्स से अचीव करता है। वो पेरेंट्स यानी माता पिता से। 1/4 जो है वो मदर एंड फादर के पेरेंट्स से, मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स से यानी दादी बाबा से आते हैं। ओके, 1/8 जो ट्रेट्स होती हैं वो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि परदादी परबाबा, इन सब से, परनानी परनाना, इन सभी से आती हैं। ओके, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। एंड 1/16 जो ट्रेट्स आती हैं वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स यानी इनके भी पेरेंट्स से आती हैं। ओके, तो ये किसने बताया? गाल्टन ने बताया कि बच्चा सिर्फ अपने माता पिता के ही गुणों को प्राप्त नहीं करता है, बल्कि उसके पूर्वजों के गुण भी उसमें हस्तांतरित किए जाते हैं। गाइस, गाल्टन जो है, इनको याद रखिएगा, इनका पूरा नाम फ्रांसिस गाल्टन था और इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी बोला जाता है। फादर ऑफ यूजेनिक्स मीन्स यूजेनिक्स क्या है? सुजन शास्त्र। तो सुजन शास्त्र के पिता अगर आपसे पूछे जाएं तो वो कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। ओके, अब सुजन शास्त्र यानी यूजेनिक्स होता क्या है? तो गाइस, यूजेनिक्स जो है ये हेरिडिटी से रिलेटेड ही एक ब्रांच है और इसमें इस चीज़ को स्टडी किया जाता है कि कैसे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनमें ट्रेट्स को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। मतलब जो गुण हैं जो उनकी पीढ़ियों से उन्हें प्राप्त हो रहे हैं, या लक्षण हम बोल सकते, गुण बोल सकते, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स, आप जो भी बोलना चाहें बोल लीजिए, तो उनको कैसे उनमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए जिससे कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो और ज़्यादा एडवांस पैदा हों। ओके, तो वो क्या है? सुजन शास्त्र है। तो यूजेनिक्स के अगर जनक की बात आ जाए, यानी मतलब सुजन शास्त्र के जनक की, तो वो कौन है? गाल्टन। ओके, आपके एग्जाम में यूपी टेट 2017 में क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है कि सुजन शास्त्र के जनक कौन है। वहाँ आपका आंसर क्या था? गाल्टन था। तो आई होप आपको ये जो थ्योरी है वो क्लियर हो गई होगी। ओके, नेक्स्ट थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो वो है मेंडल का वंशक्रम सिद्धांत, मेंडल्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। थ्योरी ऑफ हेरिडिटी मीन्स, हम हिंदी में आप खुद नोट कर लीजिए, मेंडल का वंशक्रम सिद्धांत। ओके, मैं आपको समझा देती हूँ। चलेगा, इसे मैं एक फिगर से क्लियर करती हूँ। प्लीज़ फिगर पे मत जाइएगा, बस समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इन्होंने मटर के 2 पौधे लिए, एक लंबा और एक छोटा। सपोज ये लंबा पौधा है और ये मटर का छोटा पौधा है, ठीक है। जब इन दोनों के ही बीजों को ज़मीन में डाला गया तो इनसे जो पौधा हुआ वो कैसा था? लंबा था, ठीक। इसको मैं लिख देती हूँ इधर, लंबा पौधा था ये, लंबा पौधा। और अगर गुणों की बात की जाए, जीन्स की, तो दोनों के ही जीन्स इसमें थे, लंबे के भी और छोटे के भी। इसको इन्होंने टीटी से दर्शाया। चलिए मैं आपको क्लियर करती हूँ। इन्होंने लंबे, शुद्ध लंबा जो था, इसको इन्होंने टीटी से रिप्रेजेंट किया। मतलब टीटी मीन्स शुद्ध लंबा, और इधर शुद्ध छोटा, स्मॉल टी। ओके, तो जो अब पौधा आया है वो कैसा है? स्मॉल टी एंड कैपिटल टी दोनों ही दिख रहे हैं, तो संकर पौधा है, मतलब दोनों के ही गुण इसमें हैं, हाइब्रिड है। फिर इन्होंने इस पेड़ के बीजों को अब अगेन जमीन में डाल दिया, तो क्या हुआ कि 3 लंबे पौधे आए, ठीक है,
3 कैसे पौधे आए, लंबे पौधे आए, और एक जो था वो छोटा पौधा आया, ये छोटा पौधा है। ठीक है, तो ये रेशो जो था, मतलब इसको अगर हम लिखें तो ये टीटी था, मतलब शुद्ध लंबा था, ये संकर थे दोनों पौधे, कैपिटल टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया, और ये स्मॉल टी, मतलब ये शुद्ध बौना था या छोटा था। ठीक, तो स्ट्रक्चर के बेस पे इनका रेशो क्या था, 3:1, 3:1। ठीक, मतलब 3 लंबे एक छोटा है। जबकि अगर हम बात करें कि इनके जीन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये रेशो क्या हो जाएगा, 1:2, इन दोनों का 1:1। ओके, 1:2:1, मतलब अगर जीन्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एक शुद्ध लंबा है, 2 संकर पौधे हैं और एक शुद्ध छोटा है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से मेंडल ने 2 नियम दिए। पहला जो नियम उन्होंने दिया वो दिया प्रधानता का नियम या फिर प्रभावशीलता का नियम। प्रभावशीलता का नियम क्या कहता है, प्रभावशीलता के नियम में इन्होंने बताया कि जब आप 2 प्रजातियों के पौधों को मिलाते हैं या फिर जब 2 प्रजातियों से मिलकर एक नई प्रजाति बनती है तो उसमें जीन्स जो गुण, मतलब जीन्स या गुण जो होते हैं वो तो दोनों ही प्रजातियों के आते हैं, लेकिन प्रधानता किसकी रहती है, जो ज़्यादा प्रभावशाली होगा उसकी, ओके, जो ज़्यादा डोमिनेंट होगा। जैसे मटर के पौधे से उन्होंने समझाया कि गुण दोनों के ही आए, जीन्स दोनों के थे, लेकिन पौधा दिखने में कैसा था, लंबा था, तो लंबेपन की प्रधानता यहाँ पे दिखाई दी। ऐसे फर्दर जब हम देखते हैं तो 3 लंबे थे और एक छोटा था, है ना। नेक्स्ट इन्होंने जो रूल दिया, चलिए मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, कौन सा पहला रूल कौन सा है इनका, प्रधानता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रभावशीलता का नियम भी कहते हैं इसे, प्रभावशीलता का नियम। एंड सेकेंड जो इन्होंने दिया वो दिया अलगाव या पृथक्करण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, अलगाव या पृथक्करण का नियम। ठीक है, अलगाव या पृथक्करण का नियम कैसे है कि मतलब जब इन्होंने फर्दर इसके बीजों को डाला है तो क्या हो रहा है, एक शुद्ध लंबा आया है, एक शुद्ध बौना आया और 2 कैसे आए हैं, संकर आए हैं। तो उनमें क्या है, डिफरेंशिएट हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ क्या है, डिफरेंट है इनके। अगर हम क्वालिटीज़ को देखते हैं, इनकी ट्रेट्स को देखते हैं, एक के अंदर सिर्फ लंबे पौधे की ट्रेट्स हैं जबकि दूसरे के अंदर बौने की, और इन 2 के अंदर हाइब्रिड मिक्स हैं, है ना, लंबे की भी और छोटे वाले पौधे की ट्रेट्स दोनों ही गई हैं। तो यही क्या है, अलगाव का नियम या पृथक्करण का नियम। तो आई होप आपको ये थ्योरी भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी को कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एनवायरनमेंट एंड रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। ओके, आई होप गाइज आपने वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।